वाओ, ये रेड हॉट कलर मेरे लिप्स पर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस शॉर्ट ड्रेस और रेड लिपस्टिक में तो मैं बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मोहल्ले के लड़के उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तुम लोग क्या इस खूबसूरत औरत को देखकर हंस रहे हो? तारीफ करना ही चाहते हो तो खुलकर कहो कि इसमें मैं एकदम कहर ढा रही हूँ। अरे आप तो सच में कहर ढा रही हैं। इस उम्र में भी क्या लाजवाब दिखती हैं। बोले तो एकदम रैप चिक। ये बात सुनकर 50 साल की सरिता बहुत खुश होती है। ओह, थैंक यू सो मच बॉयज। मैं सुंदर हूँ, इसीलिए तो इस मोहल्ले की औरतें जलन के मारे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहती फिरती हैं। एनीवेज, ओके बाय बॉयज। कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसे देखकर कुछ औरतें आपस में बातें करती हैं। इस मुई सरिता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बस मर्दों के साथ हंसी ठिठोली करती फिरती है, फिर चाहे वो 50 साल का आदमी हो या 20 साल का लड़का। सच में ना जाने कितनी बेशरम है ये। इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। खैर हमें क्या, चलो बहन सब्जी लेने चलते हैं। सरिता अपने पति और बेटे आदर्श के साथ मोहल्ले में रहती थी। कहने को तो वो 50 साल की थी, लेकिन फिर भी उसकी अदाएं, हरकतें और कपड़े पहनने का तरीका 20 साल की लड़की जैसा था। अब उसका बेटा 25 साल का हो चुका था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक रोज, माँ आपको अपनी क्लब पार्टीज और शॉपिंग मेकअप से फुर्सत है कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। क्या हुआ, क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ कहूं तो मेरी अब शादी की उम्र हो गई है और अब आपको मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ओह, तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। तेरी माँ तेरे लिए एकदम मस्त वाला आइटम लाएगी। हाँ। ए भगवान, है न जाने कब ये औरत अपनी बेशर्मी छोड़ेगी, बताओ। है इसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी होने वाली बहू के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं। बेटे के लिए बहू लानी है, न कि आइटम सॉन्ग पर नाचने वाली कोई लड़की जो कि आइटम लाने की बात कर रही हो। कुछ तो अपने शब्दों पर लगाम लगाया करो। अखिल के लिए लड़की मैं अपनी पसंद की लाऊंगा। अगर तुम्हें ये काम सौंपा तो तुम अपनी ही तरह कोई बेशरम लड़की ले आओगी और दोनों सास बहू एक जैसी हो गई तो फिर हो गया इस घर का बेड़ा गर्क। इसलिए मैं पंडित जी से इस बारे में बात करके आता हूँ। हाँ हाँ, ले आओ अपनी पसंद की बहू। वैसे मैं भी तुम्हारी पसंद की थी, अगर तुम्हें याद हो तो। जब जवानी में इन कपड़ों में तुम्हें पसंद आ गई थी तो फिर अब क्यों बेशरम लगती हूँ? खैर मुझे क्या, मैं तो बस अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां करूंगी। खूब सारी शॉपिंग करूंगी और ऐसी धूम मचाऊंगी और तैयार होकर अपने बेटे की बारात लेकर जाऊंगी। फिर देखना सारा मोहल्ला उस दिन मुझ पर लट्टू हो जाएगा, लट्टू। हाँ। सरिता की बेशर्मी भरी बातों से दोनों बाप बेटे शर्म से सर झुका लेते हैं। गुस्से में सरिता का पति जगमोहन अपने पारिवारिक पंडित के पास चला जाता है। पंडित उसे एक सुशील लड़की पूजा का रिश्ता बताते हैं। ठीक है पंडित जी, आप लड़की वालों से बात कर लीजिएगा, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। घर आकर ये बात कैलाश अपनी पत्नी और बेटे को बताता है। अब भाग्यवान भगवान के लिए कल तुम साड़ी पहनकर ही लड़की देखने चलना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक वहां भी शर्म से कटवा दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तो साड़ी में भी कहर ही ढाऊंगी। अगले दिन वो सभी लड़की देखने जाने लगते हैं तो सरिता साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो साड़ी तो पहनती है, लेकिन उसके साथ स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहनकर और ढेर सारा मेकअप करके बाहर आती है। ये औरत नहीं सुधरेगी है। दुनिया भर का मेकअप तो ऐसे थोपा हुआ है जैसे इसकी मुंह दिखाई हो, और ये इतना डीप नेक ब्लाउज पहना हुआ है। खैर अब चलो, देर हो रही है। वो सभी लड़की वालों के घर जाते हैं। जहाँ सभी लड़की को देखने में बिजी थे तो वहीं सरिता की नजर अपने समधी यानी कि लड़कों के पिता पर होती है। हाय, कितना हैंडसम है ये समधी तो। समधी जी, आप तो बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। काश कि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं। मेरी सास तो बड़ी बेशर्म है, मेरे पापा पर डोरे डाल रही है। नहीं नहीं, हो सकता है वो मजाकिया किस्म की हो, इसलिए मजाक में ऐसा कह रही हूँ। ये सब मत सोच पूजा, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट उसको तैयार करती है। वो उसकी उम्र के हिसाब से लाइट मेकअप करती है, जिसे देख सरिता कहती है, ये कैसा मेकअप किया है, जरा भर भर के मेकअप लगा। आज तो मैं ऐसी राजकुमारी की तरह लगनी चाहिए कि सबकी नजर मुझ जैसी हसीना पर ही हो।
पूरी बारात में और कोई मुझसे सुंदर लगे ही ना, यहाँ तक कि दुल्हन भी मेरे आगे फीकी पड़ जाए। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। फिर वो पार्लर वाली उसका ढेर सारा मेकअप करती है, जिसके बाद वो सेक्सी सा लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद बारात अपने स्थान पर पहुंच जाती है। सरिता अपनी बहू के पास जाकर कहती है, देख बहू, लग रही हूँ ना मैं एकदम हॉट पटाखा। देख तो सब लोग तुझे छोड़कर मुझे ही देख रहे हैं, मैंने तो तुझे भी फेल कर दिया। ये कैसी बेशर्म सास है मेरी, सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे, इन्हें घूर घूर कर देख रहे, लेकिन ये है कि इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तैसे शादी हो जाती है। पूजा ने आते ही घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। अब तो सरिता और भी आजाद हो गई। अब वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालकर अपलोड करती रहती। एक रोज वो अपने सोशल मीडिया पर बने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। बता तो बहू, इस हॉट ड्रेस में मैं लग रही हूँ ना एकदम ढिंचैक। जी माँ जी, लेकिन आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ, तो हो सकता है शाम को लौटने में देर हो जाए। सरिता कुछ देर बाद उस होटल पहुंच जाती है जहाँ एक 55 साल का आदमी सूट बूट पहनकर उससे मिलने आता है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। वाह, आप तो भला की खूबसूरत हैं। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप इतनी उम्र की होंगी। ओह, थैंक यू। वो दोनों घंटों बातें करते रहते, लेकिन एक रोज सरिता को ये बात पता चलती है कि मलिक ने उससे झूठ कहा था कि वो इस दुनिया में अकेला है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा मलिक जी कि आप इस दुनिया में अकेले हैं? तो तुमने कौन सा अपने घर वालों से सच कहा? तुम भी तो उनसे झूठ बोलकर ही मुझसे छुप छुप कर मिलने आती थी ना। तो थोड़ा सा झूठ मैंने भी बोल दिया, लेकिन अब मेरा तुमसे मन भर चुका है। अब तुम अपने घर की जिम्मेदारियां देखो और मैं अपने घर की जिम्मेदारियां देखूंगा। तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानता हूं, आज यहां कल वहां। अब रखो फोन और फिर कभी फोन मत करना। उस दिन के बाद से सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उस जैसी औरतें सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती हैं। हर चीज की उम्र होती है और अपने पति को धोखा देकर वो गलत कर रही थी। अब से वो छोटे छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है, साथ ही बेशर्मी भी छोड़ देती है। उसके इस बदलाव से घर में सभी हैरान थे, लेकिन साथ ही अब वो सब खुश भी थे। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है, तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के दो जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं, तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी, तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झांक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है, और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है?
तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता? लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती हैं, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम? ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहाँ दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे माफ कर दो। जहाँ सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।